हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। देखिए, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको सिर्फ केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर एनईपी की बात करें तो हर एक पर्सपेक्टिव से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट के पर्सपेक्टिव से एज अ स्कीम हम कहें, जो एनईपी 2020 के 20 को चलाया गया, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सवाल पूछना या बनना काफ़ी कह सकते हैं कि एक कॉमन चीज़ होगी, जिसमें कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं। एनईपी के बारे में आपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सुना होगा, प्रिंसिपल्स के बारे में सुना होगा। आज हम इस टॉपिक में थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एनईपी के आने से उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, या किस तरीके से खास तौर पर जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से अपलिफ्ट कर रहा है। तो ये आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखना है। तो इन शॉर्ट पहले प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि एनईपी 2020 में किन किन प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल मिलाकर 8 प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है। अगर इसमें से अगर आप 4 से 5 भी ठीक से बता पाए तो काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के आगे बढ़ना। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जो है स्टूडेंट के अंदर डेवलप होना, जो उसकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को बूस्ट करता है। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूनिक कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखना कि भाई किसी भी स्टूडेंट के अंदर यूनिक कैपेबिलिटीज़ क्या है। हो सकता है कि कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, तो उसके ऊपर फोकस करता है। नंबर 3 एम्फोसाइज करता है कि आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि रोट लर्निंग से, यानी कि किसी भी चीज़ को रटने से बहुत परे है, जो कि आपकी लर्निंग को बढ़ावा देता है एग्जाम्स में। नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के, जो कि टीचिंग में काफ़ी हद तक आपकी मदद करता है, आपकी लर्निंग को अच्छा बनाता है, लैंग्वेज के बैरियर्स को ख़त्म करता है। और आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत एज अ लैंग्वेज और एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है एनईपी 2020 ने। नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर के। अगर आपको ध्यान में है, कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ पीएम पोषण योजना को लेकर के, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूलों के अंदर, ताकि हम कहीं ना कहीं एक सोशल अवेयरनेस बच्चों के अंदर पैदा कर पाएं और स्कूलों को सोसाइटी के साथ काफ़ी अच्छे और बेहतर लेवल पर जोड़ पाएं। नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इक्विटी और इंक्लूसिवनेस की जो हम बात करते हैं, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी बच्चा किस बैकग्राउंड का है या फिर उसका सोशल मेंटल एबिलिटी किस तरीके का है, उन सारी चीज़ों से परे हट करके ऊपर उठ करके उसका समावेशी विकास करना, यानी कि एक धारा में किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 7 अगर मैं बात करूँ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट की, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हम पैडागॉजी और पॉलिसीज़ को काफ़ी हद तक ध्यान में रखेंगे कि आपकी पैडागॉजीज क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, और करिकुलम को किस तरीके से हम फ्रेम करने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एनसीएफ 2005 की, आगे भी इसके बारे में एक वीडियो देखेंगे आप एनसीएफ को लेकर के। नंबर 8 अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई कंटिन्यूअस रिव्यू तो है ही इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, समेटिव असेसमेंट की बात करें, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कर ली आपने, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, आपका चेक नहीं है बच्चे के ऊपर, तो आप किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, प्लान बना लीजिए, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट हम जो चीज़ें आपको ध्यान में रखने, K-12 यानी क्लास 12 तक की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल, आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि एनईपी आने का क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा है कि भाई बुनियादी साक्षरता के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, जो बेसिक लर्निंग है आपकी, वो आपको काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ में नंबर 2 यहाँ पर काफ़ी हद तक ध्यान रखना है कि क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस हमारे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 रिजिड सेपरेशन, यानी कि जो रिजिडनेस है उससे ऊपर उठना है। फ्लेक्सिबल पैडागॉगी करिकुलम के ऊपर हम ध्यान देंगे। नंबर 3 अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वोकेशनल एकेडमिक करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ों के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेपरेट करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि एनईपी 2020 में हमने यहाँ पर वोकेशनलाइजेशन के ऊपर काफ़ी हद तक फोकस किया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल जो एजुकेशन है वो भी देनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने कहा कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलम में हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी तो अगेन वही रोट लर्निंग से ऊपर उठने की बात कही गई है एनईपी में। हायर एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एनईपी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसको बहुत हद तक ध्यान में रखिएगा
देखिए हायर एजुकेशन में काफ़ी हद तक अगर मैं बात करूँ तो 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हमने बढ़ाने की बात कही है, किसमें 2035 तक की हमने यहाँ पर बात की है, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन को बल्कि बॉयज़ को यानी इक्वली यहाँ पर एजुकेशन दी जाए, साथ में यहाँ पर हायर एजुकेशन में मैक्सिमम बच्चों का एनरोलमेंट किया जाए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर हायर एजुकेशन को गेन कर पाएँ। बीच में जो स्कूल छोड़ने की प्रथाएं रही हैं उससे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो है पीछे की तरफ जा पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट 3-4 ईयर्स तक जो यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है, या पढ़ लीजिएगा, एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। रेगुलर जो यहाँ पर काफ़ी हद तक रेगुलरिटी अथॉरिटी हायर एजुकेशन की उसका चेक बढ़ गया है। सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश की गई है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर की अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, और ट्रांसपेरेंसी भी है कि अगर शिक्षा ऑनलाइन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस किया गया है। नंबर 4 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, माफ़ कीजिएगा 5, तो यहाँ पर सेम अथॉरिटीज़ हैं। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें, लॉ की हम बात करें, तो प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी हद तक जो है और हायर एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के वाइस वर्सा आगे लेकर बढ़ने की बात कही गई है। इसके अलावा पीएचडी में डायरेक्टली एमए के बाद एडमिशन्स ले पाएंगे 4 ईयर डिग्रीज के बाद। ये सारी इसकी चीज़ें हैं, हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हम अगर बात करें तो एजुकेशन में हम यहाँ पर 2030 तक उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक के एजुकेशन को हम बढ़ावा दे पाएँ, जहाँ पर हम वैश्विक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि देयर विल बी 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विद इन 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। अगर आपको ध्यान है तो केवी में एक न्यू स्कीम अभी हाल फिलहाल में एड ऑन की गई है एनईपी के द्वारा, बाल वाटिका शिक्षा को लेकर के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 15 ईयर्स एफिलिएशन की बात कही गई है। एजुकेशन में जीडीपी में कम से कम 6% तक का योगदान यहाँ पर होना चाहिए। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट सिस्टम कैसे डिफर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। एनईपी के बारे में सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन किस तरीके से आप एनईपी को करंट सिस्टम से जोड़ पाते हैं या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहला तो काफ़ी हद तक 2020 में हमने कहा कि कहीं ना कहीं 2020 में ब्रेक्स अवे फ्रॉम इट्स जो बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए हमें एजुकेशन को बराबरी पर लाने के लिए इक्विटी के ऊपर काम करना है, क्वालिटी के ऊपर काम करना है, सबको अफोर्ड, हर कोई वर्ग यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी कर पाए शिक्षा को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाए। और यहाँ पर हमने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों के ऊपर काम करना है कि बच्चा रेगुलर रहे, कोडिंग के बारे में सीखे, होलिस्टिक रहे, उसका चौतरफा विकास हो, करिकुलम के ऊपर हमने बात की। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन के से हम जोड़ने की बात कर रहे हैं करंट सिस्टम को। आप सबको पता है कि स्किल इंडिया के ऊपर खास तौर पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स काम करती हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की बात कही गई है। फिर हमने ये भी जाना कि भाई सोशल जो चीज़ें हैं, जो कि हम क्लियर साइटनेस विजन्स को बढ़ावा दे रहे हैं एनईपी में, नो सोशल ग्रुप बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एंड मेकिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल डेस्टिनेशंस। तो बहुत हद तक हमने एजुकेशन को सोसाइटी से जोड़ने की बात कही गई, तो सोसाइटी को बिना पीछे छोड़े हुए किस तरीके से आप एक ग्लोबल डेस्टिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कही गई है, जो आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखना है। हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है, जिसको कि आप इन शॉर्ट पढ़ पा रहे होंगे। रिवाइज्ड करिकुलम एंड पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर। देखिए 5-3-3+4 का ये फॉर्मूला है, जो आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए जो पहले एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था हमारा, उसमें था कि भाई 10 ईयर तक का हमारा जो फोकस रहेगा वो एज रहेगा 6 से 16 तक का। फिर हमने कहा कि नेक्स्ट जो 2 ईयर्स रहेंगे उसमें हम 16 से 18, यानी कि जो हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल रहेगा 11वीं 12वीं वाला, उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन अब उसको हमने कर दिया डिवाइड। हमने कहा कि भाई हम 5-3-3-3+4 में लेकर के चीज़ों को जाएंगे, जिसमें कि पहले बाल वाटिका होगी, फिर प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी, फिर यहाँ पर हम मिडल की बात करेंगे, फिर हम सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे, यानी कि फाउंडेशन को लेकर के आगे बढ़ना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले देखिए आंगनवाड़ी, आप कहें कि बाल वाटिका के बारे में अगर बात की जाए, फिर हमने कहा कि यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेस के बारे में, फिर हमने मिडिल क्लासेस के बारे में बात की, फिर हमने कहा कि भाई जो सेकेंडरी क्लासेस हैं यहाँ पर हम काफ़ी हद तक फोकस करेंगे 8वीं से लेकर 12वीं तक के क्लासेस को लेकर। तो हमने कहा कि 5-3-3+4 फॉर्मूला जो है इसको हम फॉलो करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो FPMS, ये आपको ध्यान में रखना है कि फाउंडेशन
फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे फाउंडेशन को, फिर हम उसको मिडिल स्टेज पर लेके जाएंगे, फिर हम सेकेंडरी लेवल पर लेकर के जाएंगे। बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं एनईपी के, ये आपको पता होना काफी हद तक जरूरी है। सबसे पहला इसका फायदा है कि यूनिवर्सलाइजेशन को फोकस कर रहा है कि हम यहाँ पर हर बच्चे को जोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ रहे हैं उसको। तो यहाँ पर हम ECCE सेकेंडरी यानी प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन जोड़ने की बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कोई रिजिडिटी नहीं है, जो हमने बात की कि शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चों के लिए। तो हम उसको फ्री करेंगे कि वो सोसाइटी के साथ सीख पाए चीज़ों को, प्रमोट कर पाए एसेंशियल लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को। साथ में यहाँ पर अगर धीरे धीरे अगर उसकी एज बढ़ रही है तो साइंटिफिक नेचर से खुद को जोड़ पाए और खुद को नर्चर कर पाए। दे विल बिकम एट अ पार ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को हम काफ़ी हद तक बढ़ावा दे पाएँ, क्वालिटी के ऊपर काम कर पाएँ। और साथ में फॉरेन कॉलेजेस जो हैं उनको हम उनके साथ हम ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि आप सबको ध्यान में है कि कनाडा जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात कही गई है। इंडिया टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशन, यानी कि बाहर के देशों को विदेशी जो शिक्षा है उसको हम कहीं ना कहीं भारत से जोड़ पाएँ और भारत की एजुकेशन को इतना क्वालिटी एजुकेशन बना पाएँ कि हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन में बहुत डिफरेंस नज़र ना आए। और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर के ऊपर, यानी सिर्फ बच्चा यहाँ पर रोड लर्निंग या किताबी शिक्षा तक सीमित नहीं है। कोडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस। हायर एजुकेशन को हम क्वालिटी बनाने की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हम रिसर्च फंडिंग देने की बात कर रहे हैं। FLN जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क करूंगी यहाँ पे, जो कि कह रहा है कि भाई इंप्रूव क्या करना है, क्वालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। साथ में 21st सेंचुरी में हम यहाँ पर टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि पढ़ाना भी है, सिखाना भी है और हमें रिव्यू भी करना है, जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में भी करते हैं। ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज बैरियर से, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा जो किसी हिंदी भाषी बेल्ट से आ रहा है, इंग्लिश भाषी बेल्ट से आ रहा है, उसको हम किसी भी तरीके से भाषा के चलते उसके विकास को रोक पाएँ। तो ये भी आप देख पाएंगे, हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि भाई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लर्निंग इन फॉर्मेटिव ईयर्स, तो हम क्या सीख रहे हैं, एनईपी के आने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे ये यूनिवर्सलाइजेशन को जोड़ पा रहा है, जो वर्तमान व्यवस्था है उसको कैसे जोड़ पा रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भाई टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर टीचर भी है, लर्निंग भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, कम्युनिटी एजुकेशन भी है, सोशलाइजेशन भी है, प्ले बेस्ड यानी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर डिस्कवरी यानी लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीख रहे हैं। एथिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी उनकी बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, पहचाने कि दरअसल वो है क्या, उनका कल्चर कैसा है, उनकी इक्विटी के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप विद नेचर काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा क्रिएटिव तरीके से सोच पा रहा है, कनेक्टिविटी जो है अब खुद के साथ रिलेट कर पा रहा है, डेवलपिंग कर पा रहा है क्यूरियोसिटी, कोई कि सब कुछ अगर आपके अंदर है लेकिन कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई यहाँ पर सहजता नहीं है सीखने की, कोई कौतूहल नहीं है सीखने का अंदर, तो किसी भी तरीके का विकास, टीम वर्क आपको बढ़ावा नहीं दे सकता। पर वो कैसे संभव हो पाएगा, जब आपके स्कूल, आपकी कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, सोसाइटी, फैमिलीज मिल करके इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि एनईपी कहीं ना कहीं यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन के ऊपर बात करता है, जहां पर एक सार्वभौमिक देशों को, अलग अलग व्यवस्थाओं को, अलग अलग देशों को साथ में जोड़ने की बात कही गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। ध्यान में रहे कि जो करंट सिस्टम है एजुकेशन का, ज़रूर उससे आपको जोड़ करके सवाल पूछा जाएगा, बेनिफिट्स, प्रिंसिपल, या फिर इसको किस तरीके से आप करंट सिस्टम से जोड़ पाएंगे, इसके ऊपर खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PDF बिल्कुल मिल जाएगी आपको बीट द कॉम्पिटिशन से। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।